दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग देश के 12 और महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन 3 शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ पर निवास करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ पर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर आने का प्लान बना रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे पहुँचें, यहाँ पर आपको रहने और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आने का सही समय क्या है, मंदिर खुलने का सही समय क्या है, आसपास घूमने की जगहें कौन कौन सी हैं, और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कुल खर्चा कितना लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं, जिससे कि आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आप तो अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचें। दोस्तों, आपको अपने राज्य से सबसे पहले नासिक रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो नासिक रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासिक रेलवे स्टेशन देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है और हर रोज यहाँ पर कई सारी ट्रेनें आती और जाती रहती हैं। आप बस, टैक्सी या कैब के माध्यम से आसानी से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। एक बार जब आप नासिक रेलवे स्टेशन आ जाते हैं तो दोस्तों, स्टेशन से बाहर निकलने के बाद 2 मिनट की दूरी पर ठीक सामने की ओर यहाँ पर एक सिटी बस स्टैंड बना हुआ है। वहां पर आप पहुंच जाएं। यहाँ से श्री त्र्यंबकेश्वर जाने वाली बसें चलती हैं, जो आपसे 40 रुपए किराया लेने के बाद आपको 25 से 30 मिनट में त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड छोड़ देंगी। लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ आए हैं और आप बस से यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के पास ही प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका एक साइड का किराया 700 रुपए देना पड़ता है। तो अगर आप आने और जाने का दोनों तरफ का टैक्सी लेते हैं तो आपको 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में टैक्सी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि एक बार आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं तो यहाँ पर आपको रहने और खाने की व्यवस्था कैसे करनी है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास रहने के लिए छोटे होटल, लॉज, धर्मशाला ये सभी वहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आप यहाँ पर लॉज और धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से धर्मशाला मिल जाएगा। वहीं अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट के शिव प्रसाद भक्त निवास में बहुत ही कम कीमत पर आप कमरा ले सकते हैं। बस स्टैंड के पास में ही शिव प्रसाद भक्त निवास त्र्यंबकेश्वर स्थित है। यहाँ पर आपको एसी कमरा 1000 रुपए में और नॉन एसी कमरा आपको 250 रुपए में मिल जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कमरे को बुक कर सकते हैं। शिव प्रसाद भक्त निवास में अगर रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उसके विकल्प के तौर पर श्री त्र्यंबकेश्वर शहर में प्रवेश करने से पहले ही गजानन महाराज के भक्त निवास में पहुंचकर आप कमरे को तलाश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमरा बहुत आसानी से मिल सकता है। श्री गजानन महाराज भक्त निवास में एसी कमरा कम से कम 800 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक होता है। वहीं अगर आप नॉन एसी कमरा यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको 300 रुपए से लेकर 500 रुपए में नॉन एसी कमरा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि यहाँ पर आपको रूम केवल फैमिली वाले को ही मिलता है। लेकिन अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको 40 से 60 रुपए पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर आपको डोमेट्री रूम मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं खाने पीने की। तो मंदिर के पास कुछ शाकाहारी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको 70 रुपए से लेकर 150 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से खाना खाने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप श्री गजानन महाराज के भक्त निवास में रुके हैं तो श्री गजानन महाराज के भक्त निवास की कैंटीन में आप सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है।
यहाँ पर आपको 35 से 40 रुपए में भर पेट भोजन आपको मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर खुलने का समय और मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। रुद्राभिषेक का समय सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होता है। यहाँ पर सभी भक्तों को 5 मीटर की दूरी से सामान्य दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। केवल विशेष पूजा करने वाले पुरुषों को ही आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति मिलती है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से पहले भक्त कुशावर्त तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करते हैं। कुशावर्त तीर्थ गोदावरी नदी का स्रोत है और ये मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। पुराणों के अनुसार कुशावर्त तीर्थ में नहाने से सारे पापों की मुक्ति मिलती है। कुशावर्त तीर्थ में नहाने के बाद आप 100 रुपए का प्रसाद खरीद सकते हैं और मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको अपना मोबाइल और या फिर आपके पास कोई बैग सामान है तो आप उसको बाहर रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको मोबाइल अलाउ तो है लेकिन आप वहां पर वीडियो नहीं बना सकते हैं। मोबाइल के अलावा अगर आपके पास कोई सामान है तो आप उसको जिसके यहाँ से प्रसाद लेते हैं उसके पास लॉकर में रख सकते हैं। अगर आप सामान्य दर्शन करना चाहते हैं या फिर फ्री दर्शन करना चाहते हैं तो आप लाइन में खड़े होकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मान के चलो कि सामान्य दिनों में भी आपको दर्शन करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर 200 रुपए में आपको VIP पास का टिकट मिल जाएगा। आधे घंटे में आप VIP पास लेकर जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको त्र्यंबकेश्वर कब जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो त्र्यंबकेश्वर में भक्तों का आना जाना साल के 12 महीनों लगा रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने परिवार के छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों के साथ जाना चाहते हैं तो ध्यान रखना होगा कि गर्मियों के मौसम में यहाँ जाने से बचें। यहाँ पर जाने का सबसे जो बेस्ट समय है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच का होता है। आप इसी बीच हमारी तरह हमारे साथ चलकर यात्रा कर सकते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद अब बात करते हैं कि हमको कौन कौन सी जगह पर जाकर घूमना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऐसी जगह है जो रामायण काल से जुड़ी है। पहला है रामकुंड। दोस्तों, बताया जाता है कि इस कुंड में भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ के पानी में स्नान किया था, जिसकी वजह से इसका नाम रामकुंड पड़ गया था और यहीं पर लोग पिंड दान भी करते हैं। रामकुंड से 100 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है कपालेश्वर महादेव का मंदिर, तो आप वहां पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। कपालेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद आपको 400 मीटर पैदल चलकर तपोवन पहुंचना होगा। उसके बाद आपको मिलेगा गोरा राम मंदिर। गोरा राम मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं सीता गुफा जा सकते हैं। दोस्तों, पंचवटी के पास सीता गुफा है जहां से रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया गया था। यह छोटी सी गुफा और धार्मिक तीर्थ स्थल हिंदू रामायण महाकाव्य और देवी सीता से जुड़ा हुआ है। तो तीसरी जगह है काला राम मंदिर। काला राम मंदिर भगवान राम को समर्पित ऐसा मंदिर है जिसके अंदर की मूर्ति का रंग काला है, इसलिए इसे काला राम मंदिर कहा जाता है। और दोस्तों, चौथी जगह है आप सप्तश्रृंगी जा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सती भगवान शिव की पत्नी के शरीर को ले जाते समय उनके अंग इस स्थान पर गिरे थे। सप्तश्रृंगी पर्वत का जिक्र भी रामायण काल में हुआ है। इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ऑटो लेकर ब्रह्मगिरी पर्वत पर जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए 1800 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। ऊपर जाने के लिए 800 सीढ़ियाँ बनी हैं। आप उन सीढ़ियों को क्रॉस करके ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पर्वत पर एक शिव मंदिर भी स्थित है जिसे जटा शिव कहा जाता है। यहीं पर भगवान शिव ने अपनी जटा को पटक दिया था। तो ब्रह्मगिरी पर्वत घूमने के बाद आप चाहें तो अजनेरी पर्वत भी जा सकते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि यह पर्वत भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। इस पहाड़ी पर एक पवित्र मंदिर है जहां पर भारी मात्रा में भक्त आते हैं। अजनेरी पर्वत का नाम भगवान हनुमान की माता अंजनी के नाम पर पड़ा है।
चलिए दोस्तों, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। पहले दिन आप कुसावत कुंड में स्नान करके त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करें। उसके बाद गोदावरी उद्गम स्थान पर और अजनेरी पर्वत पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दूसरे दिन आपको रामकुंड पंचवटी, श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन श्री गोरे राम मंदिर, श्री काला स्वामी राम मंदिर, सीता गुफा, पंचवटी, तपोवन, चूल्हा वाइन वार्ड या फिर सोमा वाइन गांव, अंगूर दूतावास और जटका मिसल जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, अगर आप 2 दिन और 1 रात के टूर प्लान के अनुसार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं और प्राइवेट होटल में ठहरते हैं, खाते पीते हैं, तो आपको इस यात्रा में 2000 से ज्यादा का खर्च नहीं होगा। वहीं अगर आप गजानन स्वामी संस्थान के ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नॉन एसी रूम में ठहरते हैं या फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग संस्थान के ट्रस्ट में रूम लेकर ठहरते हैं, तो इस यात्रा को आप 1500 रुपए में भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन एसी रूम का किराया मात्र 4 से 500 रुपए तक ही होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।